हेलो, विजय यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज केमिस्ट्री की क्लास सॉलिड स्टेज जिसको बोलते हैं ठोस अवस्था शुरू करने जा रहे हैं, जो आपके बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में है। ठोस अवस्था इसको अपन व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को साथ लेते हुए चलेंगे ताकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। और तो सबसे पहले अपन ठोस अवस्था शुरू करने से पहले बात यह करते हैं कि पदार्थों का वर्गीकरण अवस्था के आधार पर 3 भागों में किया जाता है, जिसे अपन जानते हैं ठोस, द्रव्य एवं गैस। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि पदार्थों के अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है। इन पदार्थों की अवस्था के निर्धारण में कौन कौन सी ऐसी भौतिक राशियां हैं जो पदार्थों की भौतिक अवस्था का निर्धारण करती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, 2 भौतिक राशि ऐसी है जो पदार्थों की अवस्था का निर्धारण करती है। उसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा की, और दूसरी भौतिक राशि है जो आपके दिया हुआ है अंतरा आणविक आकर्षण बल। 2 ये ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो पदार्थों की भौतिक अवस्था का निर्धारण करती है। पहली है ऊष्मीय ऊर्जा और दूसरा है अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको यह बात निश्चित होकर के ध्यान रखनी है, ऊष्मीय ऊर्जा जिन पदार्थों में ज्यादा होगी उनमें वो पदार्थ उतनी दूरी पर होंगे, और जितने पदार्थ या पदार्थ के जो अवयव दूरी पर होंगे वो अवस्था कहलाती है गैस। तो बेटे ध्यान रखना, जिन पदार्थों में ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा और अंतरा आणविक आकर्षण बल कम, वो पदार्थ की अवस्था होगी गैस। दूसरी कंडीशन आती है बेटे, जिन पदार्थों में ऊष्मीय ऊर्जा कम होगी और अंतरा आणविक आकर्षण बल ज्यादा होगा, उस पदार्थ की अवस्था को कहा जाता है ठोस। तो ऐसी 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो पदार्थ की अवस्था का निर्धारण करती है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज है ऊष्मीय ऊर्जा और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान जितना कम होगा, वो पदार्थ की अवस्था होगी गैस। और दूसरी ऊष्मीय ऊर्जा का मान जितना कम होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा, वो पदार्थ की होगी ठोस अवस्था। तो अपन कह सकते हैं 2 फिजिकल प्रॉपर्टी जो पदार्थों की अवस्था का निर्धारण करती है। उसके बाद बेटे मैं बात करूं, ठोसों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठोस मेनली 2 भागों में विभाजित होते हैं। पहला जो पार्ट दिया है वो दिया है क्रिस्टलीय ठोसों का, और बेटे जो सेकंड भाग दिया है वो दिया है अक्रिस्टलीय ठोसों का। तो बेटे ध्यान रखना, ठोसों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा भाग है अक्रिस्टलीय ठोस। अपन सॉलिड स्टेज में केवल क्रिस्टलीय ठोसों का अध्ययन करेंगे। अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोसों में पहले अपन तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थी ध्यान रखना, अपन कह सकते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में जो क्वेश्चन बनने लायक बातें हैं उनको ही सबसे पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन कहां से बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप, उस पे आते हैं। सबसे पहले अपन क्रिस्टलीय ठोसों में कहां से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनता है, उस पर चर्चा करते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 शब्दों से बनता है। पहली बात है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो हमेशा आभासी होती है। दूसरी बात बनती है जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें हमेशा क्रिस्टलन की क्षमता पाई जाती है। जो क्रिस्टलीय ठोस है, उन अक्रिस्टलीय ठोस है, उनको पहले ताप देंगे, ताप देने के बाद ठंडा करेंगे। जैसे ही ठंडा करेंगे तो जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोसों में रूपांतरित हो जाते हैं। इस घटना को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो क्रिस्टलीय ठोसों में रूपांतरित हो जाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों का
क्रिस्टलीय ठोसों में रूपांतरण क्रिस्टलीकरण कहलाता है। और ध्यान रखना, इसका मेनली एग्जाम्पल आप देखते हो, पुरानी इमारतें हैं, उनकी अलमारियों के जो कांच लगे होते हैं वो काफी समय बाद धुंधला हो जाता है और नीचे से बड़ा और ऊपर से पतला, मतलब नीचे से उसकी मोटाई बढ़ जाएगी और ऊपर से धीरे धीरे पतला होता जाएगा। उसका कारण यह है, धुंधला होने का कारण तो है क्रिस्टलीकरण, और नीचे से मोटा और ऊपर से पतला होने का कारण वो है अक्रिस्टलीय ठोस है, जिन्हें अतिशीतित द्रव्य कहा जाता है। अतिशीतित द्रव्य का मतलब है ये मंद प्रवाह को प्रदर्शित करती है। तो बेटे ध्यान रखना, जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसके मैंने 3 महत्वपूर्ण बात बताई है। पहली बात तो ये बताई कि ये आभासी होती है, दूसरी बात ये बताई कि ये क्रिस्टलीकरण की घटना की पालना करते हैं, उसके बाद ये कहा कि ये एक अतिशीतित द्रव्य है। तो बेटे ध्यान रखना, अतिशीतित द्रव्य का शाब्दिक अर्थ है कि ये मंद प्रवाह दर्शाते हैं। काफी समय बाद जो अलमारियों में कांच है वो नीचे से मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले रह जाते हैं, उनका कारण है अतिशीतित द्रव्य, वो मंद प्रवाह दर्शाते हैं। क्रिस्टलीकरण की मतलब हो गया कि बेटा जब अक्रिस्टलीय ठोसों को ताप देंगे, ताप कर देकर के ठंडा करेंगे तो वो क्रिस्टलीय ठोसों में रूपांतरित हो जाएगा, और क्रिस्टलीय ठोसों में रूपांतरित होने का मतलब क्रिस्टलीकरण है, और क्रिस्टलीकरण से स्पष्ट हो जाएगा कि वो कांच धुंधले रंग में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इनके एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में आपको ध्यान रखना है, एक आप जनरली कांच का उदाहरण लेते हैं। बेटे सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक कांच है और दूसरा क्वार्ट्ज कांच है। अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि कांच क्या है, क्वार्ट्ज कांच क्या है, दोनों में क्रिस्टलीय कौन है, अक्रिस्टलीय कौन है। तो ध्यान रखना बेटे, जो आपका कांच केवल कांच एग्जाम्पल के रूप में दिखे तो आप उनको बोलोगे कि ये अक्रिस्टलीय है, और यदि क्वार्ट्ज कांच यदि एग्जाम्पल के रूप में दिखे तो आप इसको बोलोगे कि ये क्रिस्टलीय है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में यदि आपको केवल कांच दिखे तो आप बोलोगे अक्रिस्टलीय ठोस है, और यदि आपको क्वार्ट्ज कांच नजर आ जाए तो आप बोलोगे कि यह क्रिस्टलीय ठोस है। अब देखो बेटे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में या अपन कह सकते हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन बहुत ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन बनने लायक बातें हैं वो आपके सामने मैंने रखी है उदाहरण के तौर पर, और उनमें जो मेनली घटना पाई जाती है अक्रिस्टलीय ठोसों में वो। उसके बाद बेटे आगे अपन पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। देखो, क्रिस्टलीय ठोसों को मेनली 4 भागों में बेटे बांटा जाता है, 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला भाग जो दिया जाता है वो दिया जाता है आणविक क्रिस्टलीय ठोस। बेटे ध्यान रखना, पहले मैं नाम बता देता हूं उसके बाद एग्जाम्पल के रूप में चलेंगे। आणविक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा भाग है वो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है, तीसरा जो भाग दिया है वो दिया है सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, और चौथा जो भाग दिया है सहसंयोजी को बेटे नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, नेटवर्क की क्रिस्टलीय ठोस, और उसके बाद अंतिम जो भाग दिया वो है धात्विक क्रिस्टलीय ठोस। तो बेटे ध्यान रखना, ठोसों को मेनली 3 भागों में आणविक, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक। अब बेटे आयनिक के 3 भाग हैं जनरली, आप ध्यान रखना। आयनिक को सबसे पहले भाग के रूप में डिवाइड करते हैं तो ध्रुवीय, दूसरा भाग दिया है अध्रुवीय, और तीसरा भाग दिया है उसको अपन कह सकते हैं H बंधित क्रिस्टलीय ठोस। अब देखो मेनली आपके क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के 3 भाग हैं, ध्रुवीय, अध्रुवीय, H बंधित। आपको कह दिया जाए
कि निम्न में से आणविक क्रिस्टलीय ठोस है, उनमें से आपके सामने ये 3 ऑप्शन और चौथा इनमें से यदि कोई ऑप्शन रख दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि आणविक क्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हैं। तो ध्रुवीय, अध्रुवीय और H बंधित 3 जो आणविक क्रिस्टलीय ठोस के भाग है। अब देखो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्रुवीय और अध्रुवीय और H बंधित, इनमें विभेद कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले विभेद करने का तरीका कैसे इनको पहचानेंगे उन पे जाते हैं। तो देखो, जो सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं ध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस क्या है, कैसे इनकी पहचान की जाती है। यहां देखो आप, तो सबसे पहले बात यह बनती है कि आपके पास कोई अणु है और उस अणु को देखते ही पता लग जाना चाहिए कि उस अणु में परमाणु कौन कौन से हैं। यदि किसी अणु में 2 भिन्न भिन्न विद्युत ऋणात्मक परमाणु उपस्थित है, माना कि इस परमाणु में एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है, दोनों की विद्युत ऋणता भिन्न भिन्न है। अब विद्युत ऋणता भिन्न भिन्न होने के कारण इनमें बंधित इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के द्वारा भी आकर्षित किया जाएगा, हाइड्रोजन के द्वारा भी आकर्षित किया जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है आकर्षण करने की क्षमता किसके पास है। इन बंधित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की क्षमता बेटे विद्युत ऋणता के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखना, बंधित इलेक्ट्रॉन परमाणु अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उन्हें विद्युत ऋणता कहते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के द्वारा भी आकर्षित किया जाता है, हाइड्रोजन के द्वारा भी आकर्षित किया जाता है। आकर्षण करने की क्षमता क्लोरीन की ज्यादा है, जिसके कारण ये बंधित इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर विस्थापित हो जाते हैं। इसीलिए क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे माना जाता है कि यहां बंध ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। अब जैसे बंध ध्रुवता उत्पन्न होगी, इसका मतलब वो अणु ध्रुवीय है। अब देखो, आपको देखते ही पता लगाना है कि किसी अणु में परमाणुओं की विद्युत ऋणता अलग अलग है, तो उन परमाणुओं को ध्रुवीय अणु माना जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल HCl एक ध्रुवीय आणविक ठोस है। उसके बाद में बात करता हूं बेटे SO2 की। अब देखो, SO2 की स्ट्रक्चर पे आपको जाना पड़ेगा, इसकी ध्रुवता कैसे निर्धारित की जाती है। तो सुनो बेटे, सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में भाग ले लेती है और एक लॉन पेयर शेष रह जाता है। अब देखो बेटे, यहां इन दोनों की विद्युत ऋणता समान है, लेकिन लॉन पेयर की आकर्षण करने की क्षमता समान नहीं है। इनके बीच में 120 डिग्री का कोण रहता है और सब में 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री। ये क्या करेगा, खींचेगा, ये क्या करेगा, खींचेगा, ये भी खींचेगा, लेकिन इन दोनों की खींचने की क्षमता तो बराबर है, लेकिन इसके खींचने की क्षमता इनके बराबर नहीं है, जिसके कारण इसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तो अपन कह सकते हैं SO2 अणु भी एक ध्रुवीय अणु है। मैं मेन एग्जांपल बता रहा हूं बेटे, HCl, SO2। उसके बाद बेटे बात बनती है कि ध्रुवीय अणुओं के साथ साथ अपन H बंधित अणुओं की भी लेते हैं, ताकि दोनों में तुलनात्मक अध्ययन हो जाए। H बंधित की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन के निकट फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यदि हाइड्रोजन परमाणु के निकट फ्लोरीन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन परमाणु आ जाए तो एक विशेष प्रकार का बंध बनता है, उस बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं अपन। अब विशेष प्रकार का बॉन्ड कैसे बनता है सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो अपन अमोनिया लेते हैं। अब देखो, अमोनिया की बात करते हैं तो N, अब 3 प्रतिस्थापी हाइड्रोजन होगा और एक लॉन पेयर होगा, लॉन पेयर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
और हाइड्रोजन। इसके निकट यदि कोई दूसरा अमोनिया का अणु आ जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां यदि लोन पेयर है, अब हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के निकट आया है तो इसमें एक विशेष प्रकार के बॉन्ड के निर्माण होगा। इस बॉन्ड को अपन हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानेंगे। तो अब एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो अमोनिया एक अणु है, ये H बंध का उदाहरण बन गया, हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन बात यह भी बनती है कि अमोनिया एक H बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस है, इसके साथ साथ क्या ध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस भी नहीं हो सकता है? तो देखो बेटा, अब यहां बात करते हैं अमोनिया की, तो अमोनिया में ध्रुवता भी उत्पन्न होती है। तो कई एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसमें ध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस भी होते हैं और H बंधित क्रिस्टलीय ठोस भी होते हैं। जैसे में फॉर एग्जाम्पल अमोनिया एक ध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस भी है और H बंधित क्रिस्टलीय ठोस भी है। अब उसके बाद देखते हैं अपन जल का एग्जाम्पल लेते हैं, H2O। अब H2O में HOH, नेक्स्ट अणु आ जाएगा HOH, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसका मतलब ये हाइड्रोजन बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस का भाग है जल। उसके बाद अपन बात करते हैं अल्कोहल की, C2H5OH, ये अल्कोहल का अणु है। अब अल्कोहल के अणुओं में भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जैसे देखो CH3CH2OH। नेक्स्ट बात करते हैं HOCH2CH3, तो यहां एक विशेष प्रकार के बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को भी हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। तो बेटे ध्यान रखना, मैं आपके सामने इनको छोटे से रूप में ले रहा हूं, जल, अमोनिया, अल्कोहल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल माने जाते हैं H बंधित आणविक ठोस के। उसके बाद नेक्स्ट ध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल के रूप में देखें SO2HCl, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल माने जाती है। उसके बाद अध्रुवीय, अध्रुवीय का मतलब है अणु में ध्रुवता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए और उसमें जो अणु होगा उसमें जो परमाणु भाग लेंगे उनकी विद्युत ऋणता समान होगी। एग्जाम्पल के रूप में मैं लेता हूं I2, तो आयोडीन और आयोडीन सिंगल बंध से बंधित होंगे, दोनों की खींचने की क्षमता बेटे बराबर होगी, तो ये बंधित इलेक्ट्रॉन न तो इस तरफ जाएंगे न इस तरफ जाएंगे। इसका मतलब इस बंध में ध्रुवता आएगी नहीं, और जब बंध में ध्रुवता नहीं आएगी जो ठोस होगा वो होगा अध्रुवीय। जैसे एग्जाम्पल में I2Cl2F2, ये तो बेटे सभी हेलाइड हो गई, लेकिन हेलाइडों के साथ साथ CO2 भी अपन कह सकते हैं एक अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस है। और आगे बात करते हैं CH4, इसमें भी कोई ध्रुवता उत्पन्न नहीं होती। मेथेन भी एक अध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस है। और यहां ध्यान रखना, आप बोलोगे सर मेथेन में तो कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता अलग अलग है, लेकिन बेटे कई अणु ऐसे होते हैं जो हमेशा संरचना पर भी निर्भर करते हैं, तो ध्रुवता का निर्धारण उसकी संरचना के आधार पर भी किया जाता है। तो ध्यान रखना SO2HCl, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है ध्रुवीय क्रिस्टलीय ठोस के। जल, अमोनिया, अल्कोहल जिसको बोलते हैं एथेनॉल, ये बेटे H बंधित क्रिस्टलीय ठोस है। उसके बाद आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, CO2, मेथेन। और एग्जाम्पल के रूप में यदि देखनी है तो विस्तृत आपको क्वेश्चन बना करके नोट्स देंगे, उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे और उनके साथ एग्जाम्पल देंगे, तो उनके साथ देखते रहना। लेकिन मेनली बात बेटे क्वेश्चन में यहां से उठेगी, बनती बात यह है कि H2O, अमोनिया और एथेनॉल जो H बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस है, उनके साथ साथ क्या ध्रुवीय आणविक क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं? तो हां, अमोनिया एक ऐसा आणविक क्रिस्टलीय ठोस है जो ध्रुवीय भी हो सकता है और H बंधित भी हो सकता है। तो कभी भी ध्यान रखना, दो ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, ध्रुवीय देंगे तो H बंधित नहीं देंगे,
H बंधित देंगे तो ध्रुवीय नहीं देंगे, उनके साथ आयनिक या सहसंयोजी या धात्विक प्रकार का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो बेटे सुनो, अपन कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा। सबसे पहले आणविक क्रिस्टलीय ठोस। आणविक क्रिस्टलीय ठोस के 3 भाग थे, ध्रुवीय, अध्रुवीय और H बंधित। बेटा एक अणु ऐसा होगा जिसमें जो परमाणु होंगे उनकी विद्युतनीयता समान होगी, बंधित इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु की ओर विस्थापित नहीं होंगे, उनको अपन कह सकते हैं अध्रुवीय। लेकिन दोनों परमाणुओं की विद्युतनीयता अलग अलग होगी, बंधित इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युतऋणी परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे बंध में ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। तीसरा अणु बेटे जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 3 परमाणु हाइड्रोजन के साथ एक विशेष प्रकार का बंध बनाते हैं, उसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। और जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वो हमेशा H बंधित आणविक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होगा। बेटे जैसे बात करते हैं HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। अब हाइड्रोजन फ्लोराइड का कोई दूसरा अणु अपन यहां और लिख देते हैं HF, तो ये फ्लोरीन किसके निकट आया? हाइड्रोजन के। तो इसके साथ एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को अपन हाइड्रोजन बंध कहेंगे। अब देखो बेटे, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बाद अगला आएगा आयनिक। अब आयनिक में आपको मैं बात बताऊं तो इसमें धनायन व ऋणायन या अपन कह सकते हैं धातु व अधातु परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधित होते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं NaCl। अब NaCl की बात करते हैं तो इसमें Na प्लस धातु होगा, Cl माइनस अधातु होगा। धातु अधातु धनायन या ऋणायन परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधित होंगे। यदि स्थिर विद्युत आकर्षण बल से यदि कोई आयन बंधित होते हैं तो वो हमेशा आयनिक क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण करते हैं बेटे। अब ध्यान रखना, जो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें धातु और अधातु भाग लेते हैं। NaCl, KCl, NH4Cl, MgCl2, इसमें सब में एक धातु और एक अधातु है। तो आपको देखना है कि वो जो क्रिस्टलीय ठोस है वो आयनिक है। उसके बाद धात्विक में बेटे जैसे कॉपर और कॉपर, Ag और Ag, या अपन कह सकते हैं मैग्नीशियम और मैग्नीशियम, धातु और धातु परमाणु जुड़ करके जिस प्रकार के यौगिक का निर्माण करते हैं वो बेटे धात्विक है। बेटे अंततया सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बचा है, वो बचा है सहसंयोजी का। ध्यान रखना, सहसंयोजी का दूसरा नाम है बेटे नेटवर्की, मतलब एक बड़े अणु के रूप में, ये एक बड़े जाल के रूप में उपस्थित होता है। इसमें केवल एग्जाम्पल हीरा, ग्रेफाइड, या फिर अपन कह सकते हैं सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको अपन कार्बाइड के नाम से जानते हैं। तो यहां फिर अपन कह सकते हैं सिलिका, SiO2, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, ग्रेफाइड, हीरा, ये सभी के सभी सहसंयोजी या नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो बेटे मैंने आपके सामने क्रिस्टलीय ठोस के एग्जाम्पल भी रखे, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण भी किया। क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक और आणविक, और सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो आणविक। आणविक के 3 भाग, ध्रुवीय, अध्रुवीय और अंततया भाग आता है H बंधित। इनके एग्जाम्पल पे ध्यान दोगे बेटे, मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं, वापस एक बार आप देखना, ताकि मेनली जो क्वेश्चन बनते वो एग्जाम्पल पे बनते हैं। निम्न में से है, आपको पूछेंगे ध्रुवीय है या अध्रुवीय है या आयनिक है, आपके सामने एग्जाम्पल रखेंगे और उसको सॉल्व करना होगा। तो देखो एक बार मैं वापस आपके सामने रख देता हूं उदाहरण। तो देखो आणविक क्रिस्टलीय ठोस, आणविक क्रिस्टलीय ठोस के बेटे 3 भाग थे। सबसे पहला
ध्रुवीय, अध्रुवीय, H बॉन्ड वाला। बेटे देखो, ध्रुवीय में HCl SO2, अध्रुवीय में I2 F2 CO2 CH4 N2, ये इत्यादि एग्जाम्पल है अध्रुवीय के। उसके बाद अमोनिया C2H5OH, एथेनॉल, जल HF, ये एग्जाम्पल बेटे दिए हैं वो H बॉन्ड वाले हैं। अमोनिया में भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, अल्कोहल में भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जल में भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, HF में भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। बेटे जैसो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आया है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आया है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन आया है। मैंने आपको यह बताया भाई था फोन, फोन का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन परमाणु यदि हाइड्रोजन के साथ आ जाए तो उनमें एक विशेष बॉन्ड बनता है बेटे, और वो विशेष जो बॉन्ड बनता है वो H बंध है, और ये आपके सामने H बंध के एग्जाम्पल है। ये बेटे थे आणविक के भाग। अब आयनिक में, और मैंने आपको कहा था कि आयनिक क्रिस्टलीय ठोस है, उसमें एक होगा धनायन और दूसरा होगा ऋणायन। तो देखो बेटा NaCl, KCl, NH4Cl, ये एक में धनायन और दूसरा ऋणायन, दोनों परस्पर स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधित होती है। ये ध्यान रखना बेटे, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय माध्यम में विद्युत धारा का चालन करते हैं। आयनिक क्रिस्टलीय ठोस, क्योंकि जलीय माध्यम में धन आयन गति के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, इसलिए आयनिक क्रिस्टलीय ठोस जो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जलीय माध्यम में विद्युत धारा का चालन करते हैं। उसके बाद बेटे धात्विक क्रिस्टलीय ठोस, धात्विक क्रिस्टलीय ठोस में धातु हमेशा भाग लेते हैं, और धातुओं में देखो सबसे पहले आता है चांदी मतलब सिल्वर, सिल्वर के साथ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ, कॉपर, कॉपर के साथ, हमेशा धात्विक बंध बनाते हैं, और इस प्रकार के यौगिकों को धात्विक क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और अंतिम भाग बचता है सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दो के ही बनते हमेशा, एक तो सहसंयोजी के और दूसरे H बॉन्ड वाले। सहसंयोजी में बेटा सिलिकॉन कार्बाइड, उसके बाद बेटा हीरा, ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट के बाद अपन कह सकते हैं यदि अणु जाए नेटवर्क की जाल के रूप में यदि किसी यौगिक को पहचाना जाए तो हमेशा वो सहसंयोजी क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। तो मैंने ठोसों का, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पूर्ण हुआ, और इनमें ध्यान रखना बेटे एक तो H बॉन्ड वाले, दूसरे आगे सहसंयोजी, और तीसरी बात है ध्रुवीय। इनमें और इनमें आप कंफ्यूज होंगे कि H बॉन्ड वाला है या ध्रुवीय है। तो कभी भी यदि दोनों ऑप्शन जाने हैं तो एग्जाम जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे उसमें एक ऑप्शन आपके सामने नहीं रहेगा, एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो ध्रुवीय रहेगा या H बॉन्ड वाला रहेगा। अब बेटे देखो वर्गीकरण के बाद क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनकी संरचना कैसे निर्धारित होती है, उनकी संरचना के लिए क्या क्या किया जाता है, उस पे बात आते हैं बेटे। तो आयनिक क्रिस्टलीय ठोस हो या जो क्रिस्टलीय ठोस हो, उनकी संरचना के निर्धारण के लिए किन किन शब्दों का उपयोग किया जाता है, उन पे आते हैं। सबसे पहले बेटे बात आती है एकक कोष्टिका, क्रिस्टलीय जालक। एक तो है एकक कोष्टिका और दूसरा शब्द है क्रिस्टलीय जालक। बेटे एग्जाम्पल के रूप में दें तो एक स्कूल की बिल्डिंग या किसी भी प्रकार की संस्थान की कोई बिल्डिंग है,
इस बिल्डिंग में जो आप एक कमरे को लेते हो, इस कमरे को अपन यदि एक कोष्ठिका माने तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक कमरा एक कोष्ठिका है, और एक कोष्ठिका कमरे को माने तो कमरे की लगातार पुनरावृत्ति करेंगे कि कमरे के पास कमरा, कमरे के पास कमरा, कमरे के ऊपर कमरा, कमरे के नीचे कमरा, ऐसे एक कमरे की पुनरावृत्ति करते जाएंगे तो एक स्कूल की बिल्डिंग बन जाएगी। तो ध्यान रखना, एक कोष्ठिका की पुनरावृत्ति होती है तो क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है। तो मेनली एग्जाम्पल के रूप में देखें तो स्कूल की बिल्डिंग होगी क्रिस्टलीय जालक, और एक कमरा हो गया एकक कोष्ठिका। बेटे बात करते हैं, एक कोष्ठिका एक घन के आकार की होती है। एकक कोष्ठिका का जो आकार है वो घन के आकार का है। कमरे में यदि देखा जाए तो कमरे के 8 कोने होते हैं। 8 कोने को मिलाने वाली रेखा या अपन कह सकते हैं 8 कोनों के बीच में 6 फलक होती है। तो अपन कह सकते हैं एक कोष्ठिका एक घन के आकार की होती है, और कमरा भी एक घन के आकार के रूप में दिया जाता है। तो अपन कह सकते हैं एक कोष्ठिका के टोटल 6 पैरामीटर है जो घन के पैरामीटर से संबंध होती है। इसमें एक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर में 3 भुजा होती है, ए बी और सी। तीनों भुजाओं के बीच में कोण बढ़ेंगे अल्फा, बीटा और गामा। 3 भुजा 3 कोण। अब भुजा अपन कह सकते हैं ए बी सी, और कोण अल्फा बीटा गामा। बेटे ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछे एक कोष्ठिका के पैरामीटर है तो एक कोष्ठिका के पैरामीटर 6 है। उन एक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर में 3 भुजा व 3 कोण। इसमें यह आपको ध्यान रखना है कि कहीं भी क्वेश्चन बनने लायक 5 4 ऑप्शन में आ जाए तो एक कोष्ठिका के पैरामीटर की संख्या दी हुई है वो 6 दी हुई है। अब आगे देखो बेटा, एक कोष्ठिकाओं को आगे अपन पढ़ेंगे, एक कोष्ठिका का वर्गीकरण करेंगे। तो ध्यान रखना, एक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं की स्थिति के आधार पर एक कोष्ठिका में परमाणु या अवयवों को कहां रखा जाता है, उनकी स्थिति के आधार पर 2 भागों में बेटा बांटा जाता है। पहली अपन कह सकते हैं आध्य एकक कोष्ठिका। जो पहला भाग है वो आध्य एकक कोष्ठिका का है। आध्य को बेटे अपन सरल एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं। और दूसरा जो भाग दिया है वो बेटे दिया है केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की स्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा है, आद्य एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। बेटे सुनो, एकक कोष्ठिका के यदि आकार को लें तो एकक कोष्ठिका एक घन के आकार की है, या मैं स्ट्रक्चर के रूप में ले लेता हूं। ये एकक कोष्ठिका की स्ट्रक्चर है। यहां से अपन पैरामीटर डिसाइड कर सकते हैं। यदि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं को केवल कोनों पर रखा जाता है, यहां अपन 8 कोनों पर यदि परमाणुओं को रख दिया जाए, अन्यत्र कहीं किसी स्थान पर नहीं रखेंगे, केवल परमाणुओं को कोनों पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 8 कोनों पर यदि परमाणु हैं तो वो आद्य या सरल एकक कोष्ठिका है। दूसरी केंद्रित एकक कोष्ठिका, कोनों के साथ फलकों पर रखेंगे, मध्य में रखेंगे तो वो केंद्रित एकक कोष्ठिका होगी। और केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में बेटे विभाजित किया जाता है। ध्यान रखना, पहला भाग केंद्रित एकक कोष्ठिका का है वो अपन कह सकते हैं अंतः एकक कोष्ठिका। जो दूसरा भाग है फलत एकक कोष्ठिका, और तीसरा जो भाग दिया है वो अंत्य एकक कोष्ठिका। बेटा ध्यान रखना, केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में बांटा है, अंत्य, फलत, अंत्य। अब अंत्य में कहां रखा जाता है? ध्यान रखना, यदि कोनों के साथ एक परमाणु को यदि एकक कोष्ठिका के मध्य में
जैसे बेटे मैं बात बताऊं, एक कमरा है, कमरे के 8 कोनों पर यदि किसी परमाणु को रख दिया जाए तो वो बनेगी सरल या आद्य एकक कोष्टिका। कोनों के साथ मध्य में रख दिया जाए, न तो ऊपर है न नीचे है न दाएं बाएं कहीं स्पर्श है, बीच में यदि किसी परमाणु को रख दिया जाए तो वो बन जाती है अंतः एकक कोष्टिका, जिसको बोलते हैं बीसीसी। उसके बाद यदि बेटे यहां से हटा करके 6 फलकों पर रख दिया जाए, 1 2 3 4 5 और 6, कमरे के 6 फलक होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और एक आमने सामने का फलक बच जाता है। टोटल 6 फलक होते हैं, उन 6 फलकों पर रखेंगे तो जो एकक कोष्टिका बनेगी वो फलक एकक कोष्टिका बनेगी। अंततः अंत्य एकक कोष्टिका, बेटा अंततः एकक कोष्टिका का मतलब होता है फलकों से हटा दें और फलकों से हटाने के बाद एक जोड़ी विपरीत फलकों पर, ऊपर तो सामने रखेंगे, नीचे दाएं रखेंगे तो बाएं उसके सामने रखेंगे, मतलब यहां ऊपर रखा है तो उसके सामने नीचे रखा जाएगा। तो ध्यान रखना बेटे, केंद्रित एकक कोष्टिका के 3 भाग है। यदि 6 फलकों पर रख दिया तो फलक, कोनों के साथ 6 फलकों पर तो फलक, कोनों के साथ मध्य में तो अंत्य, और कोनों के साथ एक जोड़ी विपरीत फलक पर है तो अंत्य बनेगा। बेटे ध्यान रखना, इसको बोलेंगे एफसीसी और इसको बोलेंगे ईसीसी। तो ध्यान रखना, केंद्रित एकक कोष्टिका के कितने भाग हैं? 3। अब बेटे मैं एक बात बताऊं कि केंद्रित और सरल एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी होती है? तो ध्यान रखना, आद्य एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या बेटे 1 होती है। आप बोलोगे सर कैसे 1 आई? तो ध्यान रखना बेटा, जो आपका कमरा है उस कमरे के कितने कोने हैं? 8। अब एक कोने के टच में कितने कोने कमरे बना सकते हैं? आपको पता होना चाहिए। एक कमरे का कोना है, उस कोने पर परमाणु उपस्थित है, वो परमाणु कितने कमरों के टच हो सकता है? तो बेटे ध्यान रखना, एक कमरे का कोना 8 अन्य कमरों के कोनों को स्पर्श करता है। इसका मतलब कोने पर रखा परमाणु 8 अन्य एकक कोष्टिका में योगदान दे सकता है। मतलब टोटल है 8 और एक का हिस्सा 1/8 है, और ऐसे ऐसे कितने अवयव है? 8। तो एक परमाणु है कुल मिलाकर के एक एकक कोष्टिका में बनता है। मतलब एक कोना अन्य 8 कोनों में योगदान देता है। ऐसे के ऐसे एकक कोष्टिका में 8 कोने हैं और एक कोना 8 कोनों के 8 कमरों के टच है, तो एक कोने का हिस्सा आया 1/8। 1/8 इंटू 8, टोटल सरल एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या 1 है। तो सरल एकक कोष्टिका में अवयव 1 माना जाता है। उसके बाद बीसीसी में अंतः एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। उसके बाद फलक एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या, फलक में फलकों से तो आ जाएगा, फलक का हिस्सा बेटे होता है 1/2 आधा। एक फलक 2 कमरों के टच में होता है, तो एक फलक 2 कमरों के टच में होगा तो ऐसे फलक होते हैं 6। तो बेटे फलकों से तो आएगा 1/2 इंटू 6 3, और एक आ गया कोनों से 3 + 1 बराबर टोटल हो जाएंगे 4। तो फलक एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या हो गई 4। और अंत्य में बेटे केवल एक जोड़ी विपरीत फलक पर रहेगा, तो एक का हिस्सा 1/2 इंटू एक जोड़ी पे है तो 2 बराबर 1, और एक आ जाएगा कोनों से, टोटल हो गए 2। तो ध्यान रखना, सरल एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है 1, अंतः एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है 2, फलक एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है 4, और अंत्य एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या होती है 2। बेटे उसके बाद बात ये बनती है कि जो एकक कोष्टिका है वो परमाणुओं की संख्या के आधार पर तो अपन ने 2 भागों में बांटी। पहली थी आद्य, दूसरी थी केंद्रित। केंद्रित को 3 भागों में बांटी, उसमें परमाणुओं की संख्या अपन ने ज्ञात की। अब बात ये बनती है कि सरल, अंत्य और फलक
एकक कोशिका की संकुलन क्षमता कैसे निर्धारित की जाती है। और संकुलन क्षमता निर्धारण करना बोर्ड स्टैंडर्ड की बात है। संकुलन क्षमता सीधी सीधी आपको याद करनी है, ऑप्शन टाइप में सीधी पूछी जाती है। तो बेटे देखना, सबसे पहले एक नंबर पे आती है एसएससी। एसएससी में परमाणुओं की संख्या 1 है, संकुलन क्षमता 52.4% है। ऑप्शन में हमेशा 52% के रूप में दी जाती है। दूसरी जो आपकी बीसीसी है, बीसीसी की जो संकुलन क्षमता दी है उसमें पहले तो परमाणुओं की संख्या 2 है, और जो संकुलन क्षमता, सॉरी अपन कह सकते हैं बीसीसी की संकुलन क्षमता जो दी है बेटे, एससीसी की संकुलन क्षमता अपन निर्धारित नहीं कर सकते। जो बीसीसी की संकुलन क्षमता दी है वो 52.40% दी है। या अपन सीधा निकाल सकते हैं कि संकुलन क्षमता आपको डिसाइड करनी है तो वो आप डिसाइड अपन बोर्ड लेवल पे करते हैं, आपको सीधी याद रखनी है। और याद रखने के लिए मैं यहां सीधी लिख देता हूं एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। एससीसी की संकुलन क्षमता 52.40%, बीसीसी की 68% और एफसीसी की 74%। और ध्यान भी रखना, टोटल यदि 100% भाग को मिलाते हैं तो इनमें से निकाल देना रिक्तिका का भाग। रिक्तिका का भाग 100 माइनस 52% रिक्तिका प्रतिशत आ जाएगी। 100 में से 68 घटाओगे तो बीसीसी की रिक्तिका आ जाएगी, और 100 में से 74 घटाओगे तो एफसीसी की रिक्तिका आ जाएगी। तो बेटे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसएससी की संकुलन क्षमता कितनी है, 52.40%। बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी है, 68%। एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी है, 74%। अब देखो बेटे, आज का अपन यहां तक इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। कल की क्लास में मैं आपको विधिवत शॉर्ट रूप में, ताकि आपके जो क्वेश्चन बने उन्हीं के रूप में आपके सामने जो टॉपिक है, जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करते जाऊंगा। लेकिन आज जो टॉपिक पढ़ाया उनको एक बार अपन वापस देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था अपन ने। बेटे मैं बात करता हूं कि पदार्थ की अवस्थाएं 3, पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं को निर्धारण के लिए 2 भौतिक कारक उत्तरदायी है। पहली उसमें ऊर्जा और दूसरा अंतराणविक आकर्षण बल। उसमें ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, अंतराणविक आकर्षण बल उतना कम होगा, वो अवस्था होगी वो गैस होगी। उसके बाद यदि अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा है, उसमें ऊर्जा कम है, तो वो पदार्थ की अवस्था मानी जाती है, वो ठोस मानी जाती है। उसके बाद ठोसों को 2 भागों में बांटा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस के मैंने 3 गुण बताए थे। क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण किया था। क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के बाद अपन ने आगे बढ़ा एकक कोशिका और क्रिस्टलीय जालक, और परमाणुओं की संख्या के आधार पर एकक कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा। बेटे कल यहीं से टॉपिक शुरू करेंगे और विधिवत रूप से आपको सॉलिड स्टेज पूरा करवाया जाएगा। धन्यवाद।